Dear students of class 12, today I am going to teach you future indefinite tense. पिछले वीडियोस में मैं आपको प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ा चुका हूँ, पास्ट के चारों टेंस पढ़ा चुका हूँ। आज से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर के टेंस, जैसा कि इसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य में, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब होता है काल, यानी भविष्य में अनिश्चित काल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भविष्य में अनिश्चित काल, यानी भविष्य के बारे में कोई बात कही गई है और वह बात हमारी अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब हिंदी में इसकी पहचान समझिए। ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि मेरा मित्र कल लखनऊ जाएगा। कल लखनऊ जाएगा, कल का मतलब आगे आने वाला समय, आगे आने वाले समय में लखनऊ जाएगा। आगे आने वाला समय फ्यूचर हो गया। जाएगा इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, मतलब श्योरिटी नहीं है, जा भी सकता है, नहीं जा सकता है, किस टाइम जाएगा ये कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए इंडेफिनिट के अंतर्गत इसे रखा है। तो हिंदी में भी क्रिया में जाना, क्रिया है जाना और उसके अंत में आ रहा है गागी गे, जाएगा। तो मेरा मित्र कल लखनऊ जाएगा। आ गया समझ बच्चों? दो इसकी पहचान होती है। एक पहचान हिंदी में जब वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे आता है तो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी पहचान इसकी होती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर यानी आगे आने वाले समय की जो अनिश्चित बात बताई जाती है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चों बात आ गई समझ में? अब किसके ट्रांसलेट किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा प्लूरल सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव वर्ब पर नहीं पड़ता है। इसमें फर्स्ट पर्सन की कर्ता, सेकंड और थर्ड पर्सन की कर्ता। फर्स्ट पर्सन की कर्ता, फर्स्ट पर्सन की जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे अथवा किसी का नाम एटसेट्रा, ये सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत। तो इसमें खास ध्यान रखने की बात यह है कि जो फर्स्ट पर्सन के कर्ता होते हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं। सेकंड और थर्ड के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं और बिल और सेल के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरीके से इस प्रकार के वाक्यों की ट्रांसलेट करना काफ़ी इजी होता है, सरल होता है, इसमें कोई भी कठिन बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मित्र कल लखनऊ जाएगा, तो माई फ्रेंड, अफर्मेटिव वाक्य की बात सबसे पहले कर रहे हैं। माई फ्रेंड विल गो टू लखनऊ टुमारो। मेरा मित्र कल लखनऊ जाएगा, माई फ्रेंड विल गो टू लखनऊ टुमारो। बच्चों आ गया हुआ समझ? मैं कल कॉलेज जाऊंगा। आई फर्स्ट पर्सन का करता है तो आई के साथ सेल का प्रयोग करें। तो आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो। मैं कल कॉलेज जाऊंगा। मैं इस कक्षा को अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाऊंगा। तो आई सेल टीच इंग्लिश ग्रामर। इस कक्षा को
to this class. I shall teach English grammar this class. मैं इस कक्षा को दिया। हम इस कार्य को करेंगे। हम बहुवचन क्या करता है? तो we shall do this work. तुम अपना प्रश्न पत्र हल करोगे। तो तुम you will solve अपना प्रश्न पत्र your question। तो आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, शेष सभी के साथ बिल लगाते हैं और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। बच्चों आ गया होगा समझ में? अब मैं नेगेटिव वाक्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। नेगेटिव वाक्य में सेल और विल के साथ नॉट का प्रयोग कर देते हैं, शेष कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं इस मामले में अपने मित्र की सहायता नहीं करूंगा। I shall not help my friend. मैं अपने मित्र की सहायता नहीं करूंगा इस मामले में in this matter। रवि कल बाजार से पुस्तकें खरीदेगा। रवि will buy the books अथवा रवि will purchase the books from the market tomorrow। रवि कल बाजार से पुस्तकें खरीदेगा। हरि अगले सप्ताह एक प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो हरि भाग लेगा। हरि विल टेक पार्ट एक प्रतियोगिता में इन ए कंपटीशन अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक। अब उसी वाक्य को नेगेटिव कर दें। हरि अगले सप्ताह एक प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। तो हरि विल नॉट टेक पार्ट इन ए कंपटीशन नेक्स्ट। क्या सरला मंच पर नृत्य नहीं करेगी? अब ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। क्या पहले लगा हुआ है तो शायद का प्रयोग हम प्रारंभ नहीं कर देंगे। तो विल सरला नॉट डांस ऑन द स्टेज। अब मैं ऐसे वाक्यों की बात कर रहा हूं जो केवल इंटेरोगेटिव होते हैं। तो इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं और दूसरे वो होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में होता है। तो जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनमें विल और सेल का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में कर देते हैं। क्या पुलिस चोर को ढूंढने का प्रयास करेगी? तो क्या पहले दिया है तो सहायक क्रिया का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ कर देंगे। तो विल पुलिस ट्राई, क्या पुलिस प्रयास करेगी चोर को ढूंढने का टू सर्च ए थिंग। विल पुलिस ट्राई टू सर्च ए थिंग। क्या तुम गर्मी की छुट्टी में नैनीताल जाओगी? क्या पहले दिया हुआ है तो विल यू गो टू नैनीताल इन समर वैकेशंस। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक स्कूटी खरीदेंगे? तो विल योर फादर परचेज ए स्कूटी फॉर यू। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे एक स्कूटी खरीदेंगे? क्या रवि 26 जनवरी को विद्यालय नहीं आएगा? तो विल रवि नॉट कम टू स्कूल। निगेटिव भी है इंटरवेटिव भी है। तो विल रवि नॉट कम टू स्कूल ऑन 26 जनवरी। क्या मैं इस उपन्यास को नहीं पढ़ूंगा? करता यहाँ पर मैं है तो सेल लगा देंगे। तो सेल आई नॉट रीड दिस नोवेल। क्या मैं इस उपन्यास को नहीं पढ़ूंगा? इसके बाद मैं ऐसे वाक्यों की तरह से कर रहा हूं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य होता है। तुम अगले महीने कहाँ जाओगे? तो वेयर विल यू गो नेक्स्ट मंथ। तुम अगले महीने कहाँ जाओगे? रवि तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा? तो वाई विल रवि नॉट हेल्प यू। अब ऐसे वाक्य जो कितने से प्रारंभ होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? जैसे कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे?
तो कितनी छात्रों, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल appear in the examination, how many students will appear in the examination, कितने छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। यह बच्चा कितना पानी पिएगा, हाउ मच वाटर विल दिस चाइल्ड टेक, कितने की दो अंग्रेजी होती हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी आता है संख्या के लिए और हाउ मच आता है मात्रा के लिए। अब ऐसे वाक्य जो केवल कौन से प्रारंभ होते हैं, जैसे इस कविता को कौन याद करेगा, तो कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द भी है और कौन यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य भी कर रहा है। तो इस कविता को कौन याद करेगा, हु विल लर्न दिस पोएम। नेक्स्ट एंड लास्ट, तुम्हें इस मामले में तुम्हारी कौन मदद करेगा, तो कौन मदद करेगा, हु विल हेल्प यू, तुम्हारी कौन मदद करेगा इस मामले में, इन दिस मैटर। तो इस तरीके से बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट की सारी सेंटेंस आपकी समझ में आगे होंगे। जो एक्सरसाइज दिए फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित उसको सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन करके मुझसे पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ सके कि वीडियो आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक अपना अध्ययन करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।